ये मेरी शादी में मिला हुआ बक्सा है और शादी में मिला हुआ बक्सा हर लड़की के लिए बहुत ही इमोशनल कॉर्नर होता है, तो उसे ऐसे वैसे तो रख नहीं सकते। हेलो, नमस्ते माई करची से कलम तक फैमिली। आपका आपके ही इस परिवार में पूरे दिल से स्वागत है। जो नए हैं उनका भी और जो पहले से मेरे सदस्य हैं परिवार के उनका भी। तो सबसे पहले मुझे आज इस बालकनी को क्लीन करना था, क्योंकि ये बालकनी अब लगेज रूम का रूप ले चुकी है और अब मुझे इन सारे लगेज को हटा के प्ले रूम बनाना है अपने बेटे के लिए। तो ताकि गेस्ट भी आएँ तो उनके बच्चे भी साथ में खेल सकें, क्योंकि अभी मेरे घर में मेरे फैमिली मेम्बर्स आने वाले हैं, तो मुझे ये रूम, ये बालकनी जो है, इसको मेकओवर करना बहुत ही ज़रूरी था। इसके लिए कोई भी अलग से सामान नहीं खरीदवाया। पहले तो मुझे यहाँ से लगेज हटाना था, तो जो ऊनी कपड़े हैं वो बेड बॉक्स में डाल दिया और सूटकेस सारे खाली कर दिए। और यूपी बिहार में जिसे कहते हैं ना, घर के ऊपर में दुछत्ती बनी होती है, इन सारे सूटकेस को वहाँ पर चढ़वा दिया। और ये रूम खाली होने के बाद कैसा क्या क्या किया है ये मैं आपसे आगे की ब्लॉग में भी शेयर करने वाली हूँ। तो फ़िलहाल सुबह से 1 घंटा तो मुझे लग गया इसी को क्लीन करने में, सारे सूटकेस को खाली करने में, कौन से सूटकेस का सामान कहाँ रखना है। क्योंकि बेड बॉक्स में भी ना सेक्शन बना के रखने से फ़ायदा ये हो जाता है कि जब आपको कुछ खोजना होता है तो बहुत ही ईजिली मिल जाता है। तो मैंने बेड बॉक्स में बेडशीट्स के, कारपेट्स के, अपने हस्बैंड के, अपने बेटे के, सबके सेक्शंस अलग अलग बनाए हुए हैं। तो इससे जब भी मुझे खोजना होता तो मुझे पता होता कि किस साइड के बेड बॉक्स में क्या रखा है। तो कहते हैं ना, घर के हर एक कॉर्नर में मैनेजमेंट होता है, तो वही मैनेजमेंट हर एक हाउसवाइफ करती है, हर एक गृहिणी करती है। बस बहुत सारे लोगों को वो सारी चीज़ें दिखती नहीं है कि एक गृहिणी जो है ना, सुबह से रात तक कितनी सारी मैनेजमेंट का काम करती है। और लोगों को लगता है कि सिर्फ बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होने पे भी ये मैनेजमेंट हो सकता है। एक्चुअली मैनेजमेंट जो है ना, वो हर सेक्शन में होता है और हर किसी को आता है, लेकिन सबसे बेहतर जो मैनेजमेंट होता है वो गृहिणी करती है। मेरा ऐसा मानना है। आपका क्या मानना है ज़रूर बताइएगा और कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे ज़रूर ये शेयर करिएगा। खैर, गंदे कपड़े थे वो वॉशिंग मशीन में डालना था और ये एरिया साफ़ करने में काफ़ी टाइम लग गया, लेकिन उसके बाद फेस पूरा डस्ट से भर गया। तो मैंने आपसे कल एक राइस पैक शेयर किया था जो मैंने पूरे वीक के लिए बनाया था। तो जब उस राइस पैक को आप फ्रिज में रखते हैं ना, तो वो थोड़ा ऐसा हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। तो उसमें 1 से 1.5 चम्मच दूध मिला दीजिए। अगर स्किन ड्राई हो रही है तो भी बहुत अच्छा है। और मिल्क तो वैसे भी स्किन क्लींजर करता है और स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है और स्किन की ग्लो भी बढ़ाता है। तो उसको मिल्क डाल करके अच्छा सा तैयार कर लिया इसका मिक्सचर और अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया, हाथ पे अप्लाई कर लिया। और इससे फ़ायदा क्या होता है ना, ये डीपली क्लीन कर देता है। और ये मैंने बताया था कि मैंने पूरे 7 दिन के लिए बनाया है, तो मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए नहीं, मैं रियली में इसको यूज़ करती हूँ, इसलिए मैंने आपसे शेयर किया था। क्योंकि चावल जो होता है वो स्किन की ग्लो को बढ़ाता है और एंटी एजिंग होता है, फाइन लाइन्स रिंकल्स को डिले करता है। इसके अलावा इसमें एलोवेरा, ग्लिसरीन और गुलाब जल मिलाया था, जो कि स्किन को टोन करता है, स्किन की ग्लो भी बढ़ाता है और साथ ही साथ आपके स्किन को डीप क्लिंजर कर देता है। साथ ही साथ इसमें मिलाया था मैंने आलमंड ऑयल, जो कि ड्राइनेस को ख़त्म करता है, और हल्दी पाउडर, जो स्किन की ग्लो को बढ़ाता है और किसी भी इन्फेक्शन से आपकी स्किन को बचाता है। तो ओवरऑल एक कंप्लीट पैक मैंने आपके लिए बनाया था और अपना 1 हफ्ते के लिए इसको बना करके रख दिया। आपने अगर बनाया होगा तो ज़रूर ट्राई करिएगा। इसके बाद सब्ज़ी में बनाया, आलू उबाल लिया, 2 टमाटर, पूरा लहसुन की कलियाँ और सोया की पत्ती काट ली। आलू को बनाने के लिए सबसे पहले लहसुन और टमाटर का पेस्ट तैयार कर लिया। ये वाली सब्ज़ी है ना, बिना मसाले के बनती है। बस इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच हल्दी पाउडर मिलाना है और इसका पेस्ट तैयार कर लीजिए। पता है, मेरे घर में ये सब्ज़ी तब बनती है जब हम लोग जर्नी करते हैं, स्पेशली ट्रेन से जब जर्नी करते थे ना, इसको हम लोग ट्रेन वाली सब्ज़ी बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक ख़राब नहीं होती और दूसरा ये पूड़ी के साथ बहुत अच्छी लगती है। आलू बहुत ज़्यादा वैसा बॉयल नहीं करना, सेमी बॉयल करना। आलू को बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेना है। सरसों का तेल कढ़ाई में चारों तरफ फैला देना है ताकि आलू जो है वो चिपके नहीं। और मेथी के दानों का तड़का दे दीजिए और उसके बाद उसमें टमाटर, लहसुन, हल्दी, मिर्चा वाला पेस्ट डाल करके 2 मिनट के लिए भून लीजिए। ऊपर जब तेल आ जाए तो कटे हुए आलू इसमें डाल दीजिए। ये वाली सब्ज़ी सोया पत्ती के साथ बहुत अच्छी लगती है, तो अगर सोया पत्ती नहीं है तो धनिया पत्ती का इस्तेमाल कर लें, और अगर सोया पत्ती है तो सोया पत्ती का इस्तेमाल करें। तो देखिए, मसाले जो हैं वो भुन गए और फटाफट से उबले हुए आलू डाल दिया और इसको 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे खुले आंच पे ही पकने देंगे, क्योंकि ऑलरेडी आलू जो है वो बॉईल किया हुआ है। और ये वाली सब्ज़ी आलू को अगर खाते हैं आप लोग वीकली तो इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि इससे आसान और इससे टेस्टी आलू की सब्ज़ी बन ही नहीं सकती है। बस ये आलू हो गया और ऊपर से सोया पत्ती डाल दी और गर्मा गर्म रोटी के साथ सर्व किया। और बेटे को तो मेरे इसको पूड़ी के साथ बहुत पसंद है, उसके लिए ये स्पेशल सब्ज़ी होती है, तो वो बहुत मन से इसको खाता है। तो देखिए, सब्ज़ी तैयार हो गई।
फिर ब्रेकफास्ट के बाद आज क्लीनिंग का काम। तो क्लीनिंग तो वैसे संडे स्पेशल तो होता ही है, बट ये जो कॉमन बेसिन होता है ना डाइनिंग स्पेस वाला, वो मुझे लगता है हर घर में हर गृहिणी को रोज़ धुलना होता है, क्योंकि वो ज़्यादा यूज़ होता हो और वो एक ऐसा जगह होते हैं ना जो अगर थोड़ी भी गंदी हो तो खाने के बाद जस्ट जो है वो बेसिन फिर यूज़ करने का मन नहीं होता। तो मेरा ये डेली रूटीन है इस वॉश बेसिन को साफ़ करने का। तो मैं यही साफ़ कर रही थी और मैं क्या करती हूँ, साफ़ करने के बाद 2-3 बूंद नींबू का रस गाड़ देती हूँ, तो इसमें किसी भी तरह का स्मेल नहीं होता है। वैसे तो फ़िनाइल की गोली भी डाल के रखते हैं, तो मैं फ़िनाइल का गोली भी इस्तेमाल करती हूँ। अगर नहीं होता है तो उसमें 2-3 बूंद नींबू का रस गाड़ देने से ना उसमें किसी भी तरह की स्मेल नहीं आती। इसके बाद आज थोड़ा सा ये वाले टेबल को भी सोचा थोड़ा चेंज करूँ, एक ही तरह देखते देखते मन उब जाता है। और ये रूम चूँकि ब्लू एंड वाइट है तो मेरे पास एक ब्लू एंड वाइट कलर का कॉटन का कारपेट है। तो मैंने पहले तो इसकी डस्टिंग कर दी, क्योंकि टेबल पर रोज़ हटा के डस्टिंग नहीं हो पाती है। तो डस्टिंग किया और उसके बाद ब्लू एंड वाइट का कलर का कारपेट बिछाऊंगी, तो ये कॉर्नर एकदम ब्लू एंड वाइट से बहुत ज़बरदस्त मैच करेगा। तो बेसिकली ये जो वाइट कलर का है ना, ये मेरे सोफ़े का कवर है। तो बहुत सारे कवर इसके पुराने हो गए, तो सेट ख़राब हो गया, तो उस सेट को इधर उधर नहीं कर सकते, तो मैंने इसका इस्तेमाल टेबल कवर करने के लिए कर दिया। और ऊपर से ये कॉटन का है कारपेट रनर, वो मैंने इस पे बिछा दिया। ये ब्लू एंड वाइट है तो मेरे रूम के थीम पे एकदम परफेक्ट जा रहा था ये। और थोड़ा चेंज भी हो गया, तो रूम के हर कोने को सजाने का अलग मज़ा होता है। और थोड़ा थोड़ा दिन पे चेंज करते रहो ना तो थोड़ा लगता है, कुछ न्यू फीलिंग आती है कि हम नए उसमें रह रहे हैं, वरना एक ही तरह से देखते देखते मन उब जाता है। और मेरे साथ तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है कि मुझे घर के हर एक कोने को कुछ ना कुछ मेकओवर करते रहना होता है, तब मुझे लगता है कि हाँ कुछ पॉजिटिविटी आई, कुछ चेंज हुआ। ये वाली आदत होती है। इसके बाद मैं आ गई अपने शादी वाले बक्से के पास, जिसको मैंने पूजा रूम में लगाया, क्योंकि सुबह का योगा आजकल मैं पूजा रूम में करती हूँ, क्योंकि दोनों तरफ से क्रॉस वेंटिलेशन होता है, हल्की धूप भी आती है। तो मैंने यहीं पे रख दिया, क्योंकि वो लगेज वाला जो बालकनी था वो खाली करना था, और इस बॉक्स को मैं स्टोर रूम या गैरेज है यहाँ पे वहाँ नहीं डालना चाह रही थी। तो मैंने इसको पूजा रूम में रख दिया, क्योंकि इससे मेरा अलग ही इमोशनल अटैचमेंट है और इसमें मेरी सारी शादियों की साड़ियाँ रहती हैं। तो इस पर सबसे पहले ये कवर बिछा दिया जो मैंने सिला था, फ्रिल वाला कवर है, बहुत ही ईजी है। स्क्वायर शेप में आप ऊपर का कपड़ा काट लीजिए और नीचे लंबा सा कपड़ा काट के उसमें प्लेट्स डालते जाइए और सिल दीजिए, और ऊपर से एक लैस लगा दीजिए। उसके बाद ये ऊपर से ये रनर है या कारपेट बोलिए, जो भी बोलिए, ये मेरे पास परमानेंट रहता है, मल्टी कलर का। अपने बेटे के रूम में लगाती हूँ मैं इसको, तो मैंने इसको बक्से पे डाल दिया, क्योंकि ये थोड़ा गद्दे वाला है, तो ये बैठने में भी कंफर्टेबल होता है। और साथ में 3 छोटे कुशन थे मेरे पास, तो उस पर कवर लगा करके इस पर लगा दिया। और सामने में एक कलरफुल रनर था मेरे पास, वो रख दिया। तो ओवरऑल ना बहुत ही आसान तरीके से बक्से का सोफ़ा बन जाता है, और मेरे योगा के लिए भी बहुत सही है, फ्लोर पे भी बैठ के कर सकते हैं। और ओवरऑल ये वाला जो मेरा एरिया है ना, पूजा रूम वाला एरिया, उसे बहुत मैच भी कर रहा था और बहुत अच्छा लगा मुझे, तो मैंने सोचा आपसे शेयर करूं। वैसे बक्से को अलग अलग तरह से सोफ़ा कैसे बनाना है, सिटिंग कैसे कर सकते हैं, वो मैंने अपने इंटीरियर डेकोरेशन वाले प्लेलिस्ट पे आपके लिए कई बार शेयर किया हुआ है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो ये देखिए, ये हो गया मेरा बक्से का सोफ़ा तैयार। आपको ये बक्से का सोफ़ा कैसा लग रहा है? बेटा तो मेरा एकदम खुश हो गया कि अब मुझे तो सुबह यहीं पर योगा करना है, बहुत ज़्यादा खुश हो गया था वो। इसके बाद मैं अपने पहुंच गई वही बालकनी में, जिसको मुझे आज खाली करना था, तो मैंने खाली कर लिया। और मेन जो कंबल वाले बक्से हैं ना, बड़े साइज़ का जो बक्सा होता है, वो यहाँ रखा, उसको कवर कर दिया ताकि गंदा ना हो। और ये एरिया चटाई बिछा के खेलने के लिए छोड़ दिया, और रचित के सारे खिलौने यहाँ पे बास्केट में करके रख दिए, जो अपना वो खुद ही वाइंड अप करता है, और चटाई रख दी ताकि उसको खेलने का एक ओपन प्लेस मिल जाए। यहाँ पे पूरा खुला हुआ है तो हवा भी आती रहती है, और वाइंड अप करके ये कमरा और अपने से मैनेज कर लेता है। और जिस दिन कहते हैं ना काम ज़्यादा हो, तो उस दिन और भी ज़्यादा काम एक्स्ट्रा हो जाता है। मेरी ये क्रीम की बॉटल टूट गई, अब टूट गई तो इतनी महंगी क्रीम वेस्ट तो कर नहीं सकते हैं, तो मैंने उसको तुरंत ही एक खाली डब्बे में सीधे खड़ा कर दिया ताकि वो क्रीम गिरे नहीं। और उसके बाद फिर उसको बैठ के एक एलोवेरा का मेरे पास बॉटल था, उसमें चम्मच से पूरा खाली कर दिया और शीशी को
फेंक दिया, लेकिन क्रीम को वेस्ट नहीं होने दिया। तो जब भी कुछ ऐसा हो जाता है ना, तो हमें इंस्टेंट एकदम जुगाड़ करना होता है। तो ये इंस्टेंट जुगाड़ था। जैसे ही बॉटल फूटा ना, मैंने तुरंत उसके नीचे ये डब्बा रख दिया था ताकि क्रीम गिरे नहीं। उसके बाद कुछ कपड़े जो हैं वो वाइंड अप करने थे। एक तो विंटर सीज़न में कपड़े ख़त्म ही नहीं होते हैं, और जब कोई गेस्ट आने वाले होते हैं ना, तो थोड़ा एक्स्ट्रा काम हो जाता है, क्योंकि गेस्ट के लिए अलमारियाँ खाली करनी होती है। तो कुछ हर रूम में एक एक अलमारियाँ खाली करनी थी। तो उसी हिसाब से जो कपड़े यूज़ नहीं हो रहे थे उसको अंदर डाल दिया। पूरा दिन आज मेरा इसी में चला गया, कपड़े वाइंड अप करने में। उसके बाद रात में खाना बनाना। तो खाने में आज मैंने मेथी स्टफ़ करने वाला पराठा, मशरूम, काली मिर्च, रोटी, पराठा और भिंडी की भुजिया बनाई। कई सारी चीज़ें आज बन गई। तो मैं आपसे ना मेथी स्टफ़ करने के लिए कैसे आप बना सकते हैं स्टफ़िंग, उसका वो रेसिपी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि वो जो स्टफ़िंग है ना, उस तरह से अगर आप मेथी का पराठा बनाएगा तो सबको बहुत पसंद आएगा। तो मैं आपसे पहले वो शेयर कर लूँगी। और ये वो नींबू का अचार है जो मैं जब भी नींबू यूज़ करती हूँ, नींबू गाड़ने के बाद नींबू का छिलका इसमें डाल देती हूँ, थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ और हिला देती हूँ। मैं बस इस जार के भरने का वेट कर रही हूँ। और मेरी आदत है, जब तक खाना बनाती हूँ, इधर उधर जो भी चीज़ें थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी इधर उधर होती हैं उसको तुरंत मैनेज कर देती हूँ। तो कुकर में ना मशरूम बॉयल कर रही थी, कढ़ाई में मेथी के पराठे के स्टफ़िंग तैयार कर रही थी, और साथ ही साथ सुबह के लिए बादाम, अखरोट, किशमिश, अंजीर ये सब भिगाना, चना मूंग भिगाना, क्योंकि स्प्राउट्स खाना सबसे ज़रूरी होता है। और एक टाइम तो थोड़ा बहुत स्प्राउट्स खाना ही चाहिए, क्योंकि वो प्रोटीन डाइट होता है। तो बस कुकर चेक किया मैंने, प्रेशर बना कि नहीं, और मशरूम तो तैयार हो ही गया। मेथी वाला पराठे का स्टफ़िंग तैयार हो गया। भिंडी काट के भुजिया रख दी ताकि थोड़ा सा सूख जाए, क्योंकि भिंडी जब भी बनाते हैं ना तो काट के थोड़ी देर छोड़ दे तो भिंडी अच्छी बनती है, हरी हरी बनती है। अगर आप तुरंत काट के तुरंत छौंकते हैं तो वो लिसी सी बन जाती है। और जब तक समय बचा तो जो बर्तन इकट्ठा हो गए थे वो भी फटाफट से वॉश कर लिया। इससे क्या होता है, हमारा काम इकट्ठा नहीं होता। अगर आप ऐसे चलते फिरते काम कर लेते हैं ना, तो आपको पता ही नहीं चलता किचन का काम कब वाइंड अप हो गया। ऐसे क्या, अगर फैला के छोड़ देंगे तो वो अलग से टाइम देना पड़ता है। तो मेरे साथ यही है। ये हमारे एक स्टाफ है, उनको सुबह के लिए दूध के लिए जो स्टील का आता है ना बर्तन, वो लेना था, वही लेने के लिए आए वो। और हम लोग खुला हुआ दूध मंगाते हैं, डेयरी से मंगाते हैं, ज़्यादातर लोग पैकेट यूज़ करते हैं। तो तब तक मैंने मेथी काट लिया, 1-2 गड्डी मेथी थी वो तोड़ करके काट लिया। सरसों का तेल डाला कढ़ाई में, और सबसे पहले इसमें तड़का देंगे। तड़के में जीरा और साथ ही साथ हींग। जब भी मेथी पराठे के लिए मेथी बना रहे हो ना, तो उसमें हींग ज़रूर डालिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। और पराठा खाने से जिन लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है वो नहीं होती। खड़े लाल मिर्चा का तड़का दे दीजिएगा, जो कि ऑप्शनल है, अगर आपको मन हो तो ही डालिएगा। और उसके बाद अदरक और लहसुन थोड़ा सा कूट करके डाल दीजिएगा, हल्का सा 3-4 कलियां लहसुन की, छोटा टुकड़ा अदरक का। और इसके बाद बारीक कटा हुआ मेथी डाल दीजिए इसमें, और इसको मिक्स कर दीजिए। और फिर इसमें मिलाइए नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और साथ ही साथ आप इसमें थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मिला दीजिए, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर मिला दीजिए अगर आप मिलाते हैं तो। मैंने इसमें मिलाया है जीरा पाउडर, और बाद में मिला दूंगी इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसको 1 मिनट तक भून लूँगी, और उसके बाद इसमें मिलाएंगे, ये डायरेक्ट मेथी तो भरेंगे नहीं क्योंकि बहुत कड़वा हो जाता है। तो आलू बॉयल करके रखा था, वही आलू मैश करके इसमें डालना है। तो 5 आलू बॉयल मैश करके डाल दीजिए इसमें, और खूब अच्छे से इसको मिक्स कर दीजिए और पकने दीजिए 15 मिनट तक, जब तक कि ये सूख ना जाए। क्योंकि अगर आप इसको स्टफ़ करेंगे ना तो इसको सूखा हुआ होना बहुत ज़रूरी है। तो इसको खूब अच्छे से सुखा दीजिएगा, और थोड़ी देर चाहिए तो फ्रीज़ में रख दीजिए, तो स्टफ़िंग बहुत अच्छे से हो जाती है। तो हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया मैंने। अब इसको अच्छे से सुखा लूँगी, और ये ऊपर से लास्ट में अजवाइन, और आप चाहें तो मंगरेल भी डाल सकते हैं। बस अब सूखने के बाद ये तैयार हो गया स्टफ़िंग के लिए। तो इस तरह से ये वाली स्टफ़िंग से मेथी का पराठा बनेगा, घर वालों को बहुत पसंद आएगा। इसके बाद मुझे बड़े दिन से पेंडिंग पड़ा था, मैंने ये झालर लगाया है जो हर जगह लगाती हूँ। इसमें मुझे रचित की फ़ोटो को स्टेपल करना था, तो मैं ऊपर चढ़ गई और मैं स्टेपल करने लगी। तो रचित को लगा कि मुझे भी हेल्प करानी है, तो उसने छांट के मुझे सारी फ़ोटोज़ दी, मैंने सारे को स्टेपल किया। और ये झालर बहुत सुंदर लगता है, अगर आप बच्चों की फ़ोटो इसमें लगा देते हैं और फिर उस झालर को जलाइएगा ना तो बहुत सुंदर लगता है। और बच्चों के रूम में बच्चों की फ़ोटो ज़रूर लगाया करिए, ग्रोइंग मतलब बचपन से लेके अभी तक की। इससे बच्चों का ना सेल्फ वो बनता है, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, कॉन्फिडेंस आता है अपने आप को देख के। स्कूल के फंक्शंस की फ़ोटो लगाइए या फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन्स की फ़ोटो लगाइए, तो वो अपने आप को देख के भी मोटिवेट होते हैं कि मैंने इतना अच्छा परफॉर्म किया था, मुझे और अच्छा करना है। तो मैं रचित की फ़ोटो को क्या करती हूँ, साफ़ करवा लेती हूँ और उसको लैमिनेट करवा लेती हूँ ताकि वो गंदा नहीं होता। तो प्लास्टिक लैमिनेट रहता है तो ख़राब भी नहीं होता है। तो मेरे पास उसकी बचपन से लेके अभी तक की फ़ोटोज़ की कलेक्शन है, तो मैं बीच बीच में फ़ोटोज़ चेंज भी करती रहती हूँ। पिछले मकान में भी मैंने इसी तरह से लगाया था, तो इसको लगाने में मुझे आधे घंटे लग गए, और लेकिन लगने के बाद ये बहुत सुंदर लग रहा था। खैर, अभी तक आप इस ब्लॉग को देख रहे हैं, इसका मतलब कि आपको ब्लॉग अच्छी लग रही होगी। तो अच्छी लगेगी